हेलो बच्चों, कैसे हो? सब सब बढ़िया। तो बच्चों, आज की आपकी सेकंड क्लास है। जो हमने पिछली क्लास में जो डिस्कशन किया था उसी पे बेसिस है। पॉलिनोमियल हम फिर से पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। हमने पॉलिनोमियल के 5 पॉइंट मैंने बताया था आपको कि जो पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है, उस पॉलिनोमियल के जो चैप्टर को हम 5 पॉइंटों पे डिस्कशन करने वाले थे। तो पहले के 2 पॉइंट तो हो चुके थे, और आपके जो पिछले वाले जो नोट्स हैं उनको फिर से दोहराइए, उनको निकाल के अपने सामने रखिए, क्योंकि अब जो नए नोट्स बनेंगे वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले वाले 2 पॉइंट। देखो, आप पिछले जो 2 पॉइंट हुए थे वो तो हमने पढ़ ही लिया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा? थर्ड पॉइंट क्या था अपने पास में? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या था? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, यही था। ठीक है, अब हम इस पॉइंट में देखेंगे क्या, क्योंकि हमने पिछले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे हुआ था, इन सब चीजों के बारे में देखा। तो अब देखेंगे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, हम किसको हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कहते हैं। देखो, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2, ये लिखा। क्या लिखा? पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2। अब यहाँ पर जो पी एक्स है, ये इस पोलिनोमियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसके बेसिस पे? एक्स के बेसिस पे। इसमें जो वेरिएबल है उसके बेसिस पे ये क्या करता है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? अगर मान ले एट एक्स इज इक्वल टू 1 हो, एक्स की जो वेरिएबल है अपने पास में उसकी वैल्यू कितनी हो? 1 हो, तो P1 कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, जहां जहां हमें एक्स दिख रहा है वहां क्या रखेंगे हम? 1 रखेंगे। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो जब x की वैल्यू 1 है तब px की वैल्यू कितनी है? ये 5। आइए नहीं, देखते हैं। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 2 पे देखें। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे देखेंगे तो अपने पास में वेरिएबल चेंज हुआ, मतलब वेरिएबल तो वही है लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। तो फिर से पुट कर दे 2 पे, क्या होगा? 3x 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 2, अंदर मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 14 होगा। ये क्या है? P2 की वैल्यू। जैसे हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज की तो अपने पास में जो पोलिनोमियल की जो वैल्यू है px, क्योंकि जैसे x की वैल्यू कितनी 2 थी तो हमने x की जगह क्या लिखा? 2 लिखा। तो जैसे हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज की तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? चेंज हो गई। पोलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जो पोलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? px होती है, उसको px से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है? पोलिनोमियल में जो अपने पास में वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसी में आपका जो सेकंड पॉइंट था, क्योंकि ये तो फर्स्ट पॉइंट था, इसी का सेकंड पॉइंट क्या था? सॉल्यूशन सेट। क्या था? सॉल्यूशन सेट, ये था। अब सॉल्यूशन सेट कैसे कहेंगे? एक वो वैल्यू जिसको हमने पॉलिनोमियल में पुट किया है, और एक वो वैल्यू जो पुट करने के बाद हमें पॉलिनोमियल की मिली है, उन दोनों वैल्यू को कंबाइंड फॉर्म में लिखना ही क्या होगा? अपना सॉल्यूशन सेट। जैसे अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1, और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो कितनी है? 5। इसी को हम क्या कहेंगे? इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन सेट कहेंगे। नीचे वाले का अगर लिखना चाहें तो क्या होगा? अगर इसका लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 2 और 14, इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो पोलिनोमियल की वैल्यू समझ में आई। पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? पोलिनोमियल की वैल्यू px होती है। px की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? जो पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है।
अब जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू और जो वेरिएबल की वैल्यू है उन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है, अपना सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ नोट्स बनाते चाहिए, नोट्स बनाते चलिए और धीरे 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 सबको समझ में आता जाएगा। देखो अब क्या पढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट था अपने पास में, क्या था, हम थर्ड पॉइंट हमने पढ़ लिया कि जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो पढ़ी हमने, उसके बाद में सॉल्यूशन सेट था वो भी पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट वैल्यू। क्या होगी, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं क्या होता है ये। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड zeros of a polynomial। अब इसमें हमें रिलेशन किन किन के बीच में देखना है, एक तो कोफिशिएंट के बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। अगर इसको एक एग्जांपल से देखें, देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया, मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये एग्जांपल लिखा हमने, क्या लिखा, ए एक्स, एक मिनट पूरा लिख लेते हैं। कंसिडर इज ए पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे, फॉर पी एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, ये अब हमने क्या दे रखा है कि हमने कंसिडर किया कि ये क्या है अपने पास में, पोलिनोमियल है। इसको लिखते हैं, देखो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। किसके लिए, पी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब जो पी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के होगी, होगा ऐसा। जब इसके इक्वल होगी तो हमें पता है कि हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हमें इसको एक, इसमें जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड रखना है और बाकी जो न्यूमेरिकल टर्म है उनको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ए और बी है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होने को, तो जो ए है वो इसका क्या है, कोफिशिएंट है, बी क्या है, कांस्टेंट है। तो लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो एक साइड शिफ्ट कर देंगे और ए वेरिएबल को एक साइड शिफ्ट करेंगे। कैसे, सबसे पहले यहाँ से एक्स को रखेंगे, बी को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का भी होगा। और यहीं से अगर मैं निकालूं कि x इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होगा, तो ये जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में है, कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। क्योंकि कोफिशिएंट इसमें क्या है, a, इसके बीच में, और वे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, कर दिए। क्या कर रहे थे हम, कंसिडर इज ए पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एट एक्स इज इक्वल टू एल्फा इज zeros of a polynomial। ठीक है, zeros of a polynomial for p alpha is equal to 0। हमने क्या कंसिडर किया कि ये अब एक पोलिनोमियल है, किस पे, इसका जीरोस क्या है, अल्फा है,
और इसके जीरोज को करने किसके लिए, पी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू को जीरो करने के लिए ये इसका क्या आएगा, जीरोज है। देखते हैं, देखो एज इट इज लिखेंगे इसको तो, क्योंकि हमने ये कंसिडर किया है। इसके लिए क्या दे रखा है हमें, क्या गिवन है, x इज इक्वल टू एल्फा, वैल्यू पुट करो, पी अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी होगा, क्योंकि जहां जहां x दिख रहा है हमें वहां वहां क्या रखना है, सिर्फ सिर्फ अल्फा, क्योंकि जब भी हम जीरोस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, यही करते हैं। तो हमें अल्फा x की वैल्यू दे रखी है, क्या है, अल्फा है, तो इस x की वैल्यू को हमें पॉलिनोमियल में पुट करनी है। जैसे हमने यहाँ से पॉलिनोमियल पुट किया तो क्या कह रहा है, किसके लिए जीरोस है, पी अल्फा को जीरो करने के लिए जीरोस है, तो मतलब पी अल्फा की वैल्यू कितनी है, जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी होगा। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, ए अल्फा, इसको एक साइड रखेंगे, माइनस का भी, क्योंकि हमें जहां जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड रखना होता है, और जिसकी वैल्यू चाहिए हमें उसको एक साइड रखा, और बाकी जो भी न्यूमेरिकल टर्म है, जो भी टर्म होती है उनको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो b को प्लस का b था, इसको मैंने क्या किया, इस साइड शिफ्ट किया, तो जैसे इस साइड गया तो क्या हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है, इस साइड जाए क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, यहाँ मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाए अपने पास में आएगा। अब यहाँ देखो ये क्या था, इस पोलिनोमियल का जीरोस था, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू है इसलिए पोलिनोमियल का था जीरोस, और यहाँ पर बी अपॉन ए क्या है, इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है, और एक क्या है जो एक्स का वेरिएबल है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो इनके बीच में रिलेशन है, इनमें कहीं भी वेरिएबल नहीं है ना ही कुछ और है, सिर्फ सिर्फ क्या है, जीरो है, एक साइड क्या है कोफिशिएंट, तो ये रिलेशन क्या होगा, कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये किसका था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन। अब ये किस में है, हमने ये पढ़ा था कि जिसमें भी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, पढ़ा है, क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसकी जगह क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो तो, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का मतलब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसमें उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो, जो वेरिएबल दे रखा है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो। अगर यहाँ एक और एग्जांपल करें, जैसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में किस किस के बीच में रिलेशन देखेंगे, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, तो वही एग्जांपल से देखते हैं क्या, लेट अस कंसिडर दैट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, at x is equal to two zeros, at two zeros of this polynomial, ठीक है, 2 zeros है, जैसे हमने 2 zeros पर कौन से, हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू एक अल्फा है और एक क्या है, x इज इक्वल टू बीटा है, ठीक है। ये क्या है, 2 zeros है। यहां देखते हैं, देखो कौन कौन से 2 zeros माने हमने, x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। पहले तो पॉलिनोमियल लिखो, जो पॉलिनोमियल दे रखा है क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें दे रखा है। अब इसके 2 जीरो कौन कौन से है, गिवन हमें दे रखा है क्या, x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, किसके लिए, इसकी वैल्यू को जीरो करने के लिए, क्योंकि जीरो का मीनिंग क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू को क्या करना है हमें, जीरो। वैल्यू क्या होती है, px, मीनिंग क्या हुआ कि जैसे हम अल्फा बीटा की जो वैल्यू है यहाँ अगर मैं रखूं, इस पूरे पॉलिनोमियल में रखें, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या जानी चाहिए,
जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है। फॉर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन रखो, इसके बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है होगा। जब ये इसके जीरोज हैं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे, देखो यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्यों, क्योंकि इन जीरोज को हमने कैसे निकाला, जैसे हमने इसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ था हमने इसको जीरो के इक्वल रखा, फिर यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, तो अल्फा की वैल्यू इक्वल में आएगा। अगर इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में देखूं तो ये इधर जाएगा, फिर इसको रिवर्स में लेंगे तो ऐसा बनेगा। तो जैसे यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लूं तो पहले इधर था, क्योंकि तभी इधर आगे प्लस हुआ है, तो इधर आएगा किस में था, माइनस में, और ये भी इधर जाएगा किस में होगा, माइनस में। अब इन दोनों के इक्वल जीरो होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के इक्वल में क्या था, जीरो था, तो इस जीरो की जगह मैंने इन दोनों को लिखा है, ठीक है। इस जीरो की जगह एक बार फिर से देख लो, यहां से देखो, जैसे हमने इसको सोल्व किया तो अपने पास में रिलेशन आ गया। अगर इस रिलेशन को मैं फिर से रिवर्स ऑर्डर में देखूं तो पहले हम ए का ट्रांसफर करेंगे, फिर इस प्लस माइनस बी को इधर लाएंगे ताकि फिर से अपने पास में ये आ जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो। तो जैसे जैसे आगे सोल्व करते ये है ना, तो इसी प्रकार से जैसे इसके जो जीरो दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलेंगे, बीटा को इधर भेजेंगे, अल्फा को भी इधर भेजेंगे, तो इधर प्लस का है, इधर जाते किसमें जाएगा, माइनस का, यहाँ बीटा प्लस का इधर जाके माइनस का, तो माइनस का कुछ इस प्रकार का होगा होगा। और जीरो होने का मतलब क्या है कि इनके इक्वल में क्या होना चाहिए, जीरो था, इनके इक्वल में जीरो था, तभी तो इनकी वैल्यू है, क्योंकि जीरो होगा तभी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ जीरो था तब हमने जो प्लस का बी है उसका ट्रांसफर किया है, तब जाके माइनस का बी हुआ। अगर ये नहीं होता, ऐसे होता, तो क्या हम इसका ट्रांसफर कर सकते क्या, नहीं कर सकते ना। तो जैसे इसका ट्रांसफर किया तो इसका मतलब इसके इक्वल में क्या था, जीरो था, तो इस जीरो को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आगे ये एज इट इज हो जाएगा, होगा। अब यहां से देखो, इनको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे अंदर, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, जैसे इसको इससे मल्टीपल किया, एक्स का स्क्वायर होगा, और इसी एक्स को माइनस के बीटा से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स बीटा होगा। माइनस के अल्फा को एक्स से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा एक्स होगा। इसी अल्फा को बीटा से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का अल्फा बीटा होगा। आगे देखते हैं, इक्वल में ही चल ही रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, माइनस, और माइनस के साथ में एक्स, तो यहां से मैंने माइनस का एक्स बाहर लिया, और यहां से भी ये माइनस का और ये एक्स दोनों का कर लिया हमने, बाहर ले लिया, तो क्या बचा अपने पास में, अल्फा और बीटा, किसके, प्लस के, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब उसके आगे ये एज इट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू, जो इक्वल में चल रहा है वो एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। अब देखो, अभी हम इधर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इधर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हमें किस किस के बीच में देखना है, कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन देखना है। तो यहाँ जो कोफिशिएंट होंगे उनके बीच का रिलेशन अलग होगा, और जीरो जीरो तो क्योंकि हम ये जीरो ही है, अल्फा बीटा क्या है, जीरो ही है, यहाँ अल्फा बीटा भी जीरो है, जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से इनका जब कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस क्या निकलेगा, इन दोनों का रिलेशन निकलेगा, किन किन का, कोफिशिएंट और जीरो का रिलेशन। कोफिशिएंट कौन से होंगे, ए बी, ये इनके कोफिशिएंट होंगे, और जीरो कौन से होंगे, अल्फा और बीटा। अब देखते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं ताकि आगे और जगह मिल जाए। देखो,
यहां से, अब यहां से अगर कंपैरिजन करें तो ए इक्वल टू कितना है, 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर क्या है, 1 ही है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि कुछ ऐसा कर दूं कि इधर के कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, कैसे होंगे, देखो ऐसा कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एज इट इज है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, यहाँ ए नहीं है तो जैसे इसमें से ए निकालेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, बी के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, होगा, क्योंकि जैसे इसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो ए से ए तो कट जाएगा और अपने पास में क्या बच जाएगा, बी एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ भी ए नहीं है तो यहाँ भी क्या होगा, अपॉन में ए आ जाएगा। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसकी उसके जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ताकि जब कंपैरिजन करें तो हमें क्या हो, सहजता हो, सरल इजी पड़े, ठीक है। देखो अब अगर इनका कंपैरिजन करें तो देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यही है, इक्वल में यहाँ जो एक्स का वेरिएबल है वो क्या है, बी अपॉन ए है एक्स का कोफिशिएंट, एक तो ये इक्वेशन है। और क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, वहां भी कोफिशिएंट 1 है, तो इनसे तो कोई लेना ही नहीं है। एक कांस्टेंट है अपने पास में, कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट क्या है, सी अपॉन ए, ये एक ये सेकंड इक्वेशन होगी। ये जो दो इक्वेशन आई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ से सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, जो माइनस का साइन है उसको हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस का बी अपॉन ए होगा ही, ठीक है। और यहाँ पर ये एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी हमें माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो कांस्टेंट है उनका रिलेशन क्या है, कि जो दोनों जीरोज हैं, जो वेरिएबल के जो पॉलिनोमियल है अपने पास में, इसके जो दो जीरोज हैं, टू जीरोज हैं, उन टू जीरोज का रिलेशन क्या है कि उनको मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करते हमें एक कांस्टेंट और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनका रेशो मिल जाएगा, ठीक है। इधर दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर किसके इक्वल होंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो के इक्वल, और साथ में माइनस का साइन होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन को शो करता है। अब अभी हमने पहले पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल में रिलेशन कैसे निकालते हैं, या हमने पढ़ा कि जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन कौन से में, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, इसलिए इसको वहां यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी से आगे देखते हैं कि इसको पोलिनोमियल को सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हमने जीरोस निकालना सीखा, इसके साथ साथ में हमने जो इसकी डिग्री वगैरह, इसका जो क्लासिफिकेशन था वो देखा, और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, उससे पहले हम देखेंगे फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखते हैं। देखो फैक्टर तो जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वही क्या है, फैक्टर। जैसे हमने क्वाड्रिक में हमने क्या किया था, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होती है उसको मल्टीपल करके देखते हैं, और जो मिड टर्म होती है उसको स्प्लिट करके देखते हैं कि कैसे क्या किया जाए जिससे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल आ जाए, या ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आ जाए अपने पास में, ठीक है। क्या फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर। अब देखो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर के बारे में देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझे। जैसे मैंने लिखा कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फोर पी एक्स इज इक्वल टू
0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोलिनोमियल है, इसकी वैल्यू क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 करने वाले जो वेरिएबल्स के जो वैल्यूज होंगी वो हमें फाइंड करने हैं, और वही क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के फैक्टर होंगे। देखो कैसे, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि हम दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0, गिवन है हमें पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसा लिख सकते हो, होगा ऐसा। जब ऐसा है तो अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं, इसमें से इसके फैक्टर कैसे करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करने पर अपने पास में क्या आता है, 6x², यही आता है। अब जब इसको मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीपल करने पर 6x² है, तो जो मिड टर्म है, इसी मिड टर्म को कुछ इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब मैं दोनों फैक्टर को, दोनों टर्म तोड़ने के बाद में दो टर्म हो जाएंगे मेरे पास में, तो दोनों टर्म को अगर जब मैं मल्टीपल करूं तो मेरे पास में 6x² आ जाना चाहिए, और जब उसे दोनों टर्म को ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं तब मेरे पास में क्या आ जाना चाहिए, 5x। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, x² एज इट इज। अब 5 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम 4+1 भी लिख सकते हैं और 3+2 भी लिख सकते हैं, पर मुझे कौन सा लेना है जिसको मल्टीपल करने पर क्या है, 6x² आए। तो जब 4 को 1 को अगर मल्टीपल करेंगे तो 4 ही आएगा, 6 नहीं आएगा। जब 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 6 होगा। अब यहाँ अपने पास में क्या आ गई, 4 टर्म है, इन 4 टर्म में से हमें दो दो टर्म मतलब टू टू टर्म के क्या करने हैं, पेयर करने हैं, और उन पेयर में से हमें कॉमन लेना होता है। जैसे ये दो टर्म है, इनमें से हम मुझे क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब यहाँ क्या है, x², तो इसमें भी क्या है, x² होने का मीनिंग क्या होता है कि x को x से मल्टीपल करना। तो x को x से मल्टीपल कर रहे हैं तो जो दो 2x है उनमें से एक x को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा अपने पास में, कॉमन के रूप में x बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x कोष्टक x, यहाँ क्या आ गया, यहाँ से x बाहर निकल के तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस, अब यहाँ क्या आ जाएगा, अब यहाँ x तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x इसी टर्म में है, इस टर्म में x नहीं है, पर इस टर्म में क्या है, इस टर्म में 2 है। कैसे, 6 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीपल 2 लिख सकता हूँ। जब इसको 3 मल्टीपल 2 लिखेंगे तो जो 3 मल्टीपल 2 है उसमें से 2 को बाहर निकाल लेंगे, और जो 3 है वो क्या हो जाएगा, अंदर बच जाएगा। तो 2 यहाँ से आया तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच जाएगा, 3 होगा। अब देखो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, अगर ये दोनों सेम कोष्टक की जो क्वांटिटीज हैं वो अगर इक्वल हैं, जब ये दोनों अगर बराबर हैं, सेम सेम दिख रही है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एकदम राइट है। अगर ऐसा नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं ऊपर गलती कर दी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इन दोनों में से किसी एक टर्म को उतार लो, चाहे इसको उतार लो चाहे इसको उतार लो, सेम सेम है, और बाकी जो बाहर जो मल्टीपल में लगे हुए हैं उनको ऐड करके ऐसे लिखना होता है। ठीक है, x था, x का x लिखा हमने, और यहाँ प्लस के साथ में 2 था तो प्लस का 2। अगर माइनस होता प्लस की जगह तो माइनस लगाते। ठीक है, अब ये दोनों टर्म आ गए, अब ये दोनों टर्म किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है। तो 0 के इक्वल होने का मीनिंग क्या होगी, एक बार ये टर्म 0 के इक्वल होगी और एक बार यही टर्म किसके इक्वल होगी, 0 के, दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे। यहाँ से मेरे पास में x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -3, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की वो क्या आएगी, -2। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यूज है कौन कौन सी है, -3 और -2, ये वैल्यूज इस वाले पोलिनोमियल के क्या क्या होंगे, फैक्टर। क्यों, क्योंकि जैसे अगर इनको मैं इसमें पोलिनोमियल में पुट करूंगा तो मेरे पास में पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। इन्हीं को क्या कहते हैं, हम फैक्टर कहते हैं। अब इसके आगे का जो चैप्टर है आपका, इसके आगे हम इनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के मेथड्स देखेंगे, और उनको फैक्टर करने, और इसके आगे हम मल्टीपल भी देखेंगे कि जो जैसे यहाँ पर जो टू टर्म है इनको मल्टीपल कैसे करते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो अपनी जो अगली मीटिंग होगी उसमें। तब तक के लिए जो पढ़ाया है, जो पढ़ा दिया है उसको आराम से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज करते रहेंगे तो ये आराम से समझ में आता रहेगा, बना रहेगा। और तब तक के लिए आप क्या करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।